गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेशल बातें की थी कि कैसे कोई चैप्टर पे रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, कैसे उसके बारे में हमने डिटेल किया था और अलैंगिक जनन के विभिन्न विभिन्न भागों को हमने बात की थी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखी होंगे और उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मैं एक बार उसे स्टार्ट करता हूँ तो हमें टॉपिक और धीरे धीरे जल्दी से समझ में आएगा। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी बच्चे मुकुलन के बारे में, ठीक है। और मुकुलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुकुलन एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई एक जीव अपने ही समान छोटी सी कलिका का निर्माण करता है। उसे इंग्लिश में बड कहते हैं। उस कलिका का निर्माण करता है और वो कलिका जब उस पादप से या पौधे से, जीव से अलग होती है, नए जीव का निर्माण करती है। तो ये एक सामान्य विधि कि एक कलिका बड़े से जीव में बनी, उसके बाद वहां से अलग हुई, परिपक्व हुई और अलग होने के बाद एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। इसे ही हम कहते हैं मुकुलन। ये मुकुलन को मैं दो भागों में विभाजित किया था हमने, और ये पॉइंट्स भी था कि एक आंतरिक मुकुलन है और एक बाह्य मुकुलन है। आंतरिक मतलब जब वो कलिका शरीर के अंदर बने तब हम उसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं, और जब शरीर के बाहर तो बाह्य मुकुलन कहते हैं। बाह्य मुकुलन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने ईस्ट में देखा था और दूसरा देखा था हाइड्रा में। इसके डायग्राम्स भी मैंने आपको वहां पर दिखाए थे कि ये चीज क्या होती है। तीसरा पार्ट जो स्पॉन्ज होता है उसमें आंतरिक मुकुलन होता है, उसके अंदर गैम्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? जैम्यूल्स। वो जैम्यूल्स इन्हें स्पॉन्ज में पाए जाते हैं और वो कार्य करते हैं यहां पर। तो आप इस बात को समझ के रखेंगे तभी आपको कहानी एकदम क्लियर होगी। हमने लास्ट क्लास में इस पे बात की थी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है वो है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन मतलब ये होता है इसके हर टुकड़े में, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन क्या विधि है आप डायग्राम में ही देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक ये हाइड्रा है, इसे हम कट करके दो भागों में विभाजित किया। ये दो भागों ने नए हाइड्रा का निर्माण किया और ये आगे जाके वृद्धि कर ली। तो ये एक बहुत सामान्य विधि है। कुछ जीवों के यदि शरीर के अनेक टुकड़ों में विभक्त किया जाए तो हर एक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करेगा, और वो नए जीव का निर्माण करेगा उसे ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं। प्रत्येक भाग वृद्धि करके नई संतति उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल है हाइड्रा का और प्लानेरिया का। ये दोनों हाइड्रा और प्लानेरिया हिंदी के ही वर्ड हैं, बस चूंकि अब क्या है बायोलॉजिकल वर्ड है इसलिए इंग्लिश में इसे लिखा जाता है। तो ये बात समझ के रखेंगे आप लोग कि हाइड्रा और प्लानेरिया के बारे में भी थोड़ी सी कहानी हमें मालूम होनी चाहिए। अब हम जिस विधि पे आते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि मैंने अभी टॉपिक पूरा पढ़ाया क्या है, किन किन विषयों पे मैंने बात की है। छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूं। हमने अलैंगिक जनन पे बात की थी। अलैंगिक जनन को दो भागों में विभक्त किया, एक पादप में, एक जो है जंतुओं में। हमने अभी जंतुओं की बात की और जंतुओं के वो चारों प्रकार को हमने पढ़ लिया है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ये जो कायिक प्रवर्धन है इसका मतलब है कि ये पौधों में हो रहा है। किस में हो रहा है? पौधों में। कायिक प्रवर्धन अगर पौधों में हो रहा है तो इसका क्या विशेष है, क्या विशेष बात है, याद रखिएगा। यह कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, यह बात याद रखिएगा, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है और यह होगा किसमें? पौधों में। होगा किसमें? ये पौधों में। तो पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब ये कायिक प्रवर्धन हमेशा हर एक लाइन को समझते चलेंगे, ये हर एक लाइन आपके लिए एकदम डिटेल में पूरा पोर्शन आपको स्टार्ट कर देगा। तो इसमें सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है बीज रहित पौधे। आपको शॉर्टली एक बात समझनी होगी यहां पर कि जो भी बीज बनाने वाले पौधे हैं वो फ्लावर से होता है, पुष्प से, और पुष्प जो है जनन अंग है। तो जिनके पास जनन अंग नहीं होते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने अलैंगिक जनन की बात की तो वो कैसे बनाएंगे? तो बीज रहित पौधे, ऐसे पौधे जिनमें जनन अंग नहीं है, फ्लावर नहीं है, तो वो बीज भी नहीं बना पाते। तो वो सारे पौधे जो बीज रहित पौधे हैं अपनी संतति को उत्पन्न करने के लिए मदद करता है, संतति को उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए गन्ना हो गया, केला हो गया, अब इसमें तो बीज होता ही नहीं है भाई, इनमें पुष्प भी नहीं होता है, तब ये कैसे अपना प्रजनन करेंगे? तो ये लोग अलैंगिक जनन की विधि यूज करते हैं। अच्छा, आपको एक बात मालूम होगी, पौधों में लैंगिक जनन सिर्फ और सिर्फ एक प्रजाति जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। क्या नाम है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ही उसे बना पाते हैं, पुष्प को बनाते हैं और वही लैंगिक जनन को शो करते हैं। बाकी जो चार प्रजातियां हैं पौधों की, शैवाल हो गई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म मतलब आवृत्त बीजी, ये सब के सब जो है लैंगिक जनन नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि उनके पास पुष्प होता ही नहीं है। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान पर रखेंगे कि यह हमेशा बीज रहित पौधों में होगा। और बीज रहित हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब जिनके पास फ्लावर नहीं है, जिनके पास फ्लावर नहीं है, पुष्प नहीं है, उनके पास बीज बनना भी मुश्किल चीज है। अगली कहानी पे आते हैं। तो पहली पॉइंट आपको समझ में आई होगी कि कायिक प्रवर्धन हमेशा बीज रहित पौधों के लिए ही जन्मदाता का काम करेगा। अगला का, सभी नई संतति जो पैदा करने वाले, नई संतति जो पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं, ये रचनाएं कायिक प्रवर्ध प्रोपेग्यूल्स कहलाती हैं। प्रोपेग्यूल्स का मतलब यह है कि वो संरचना जो है आगे जाके नए जीव का निर्माण करेगी। ठीक है, जैम्यूल, जो अखिलेश जो आप जैम्यूल बोल रहे हैं, वो एक संरचना है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को यहां पर, देखिए इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये जो आपका मतलब जैम्यूल्स जो है, मतलब अगर अपन इसमें बात करें, सॉरी ये पार्ट है, एक संरचना होती है स्पॉन्ज की। स्पॉन्ज की संरचना के अंदर की तरफ में ना एक संरचना ऐसे गोल 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 भरी हुई रहती है, इसी को अपन जैम्यूल कहते हैं। जब ये माइक्रोपाइल से बाहर की तरफ में निकलता है तो वो एक नए जीव का निर्माण करता है, उसी को अपन जैम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैम्यूल कहते हैं। अब हम आते हैं प्रवर्ध में, प्रोपेग्यूल्स में। अब पौधे जो है अगर अलैंगिक जनन कर रहे हैं तो एक विशेष प्रकार की कलिका बनाएंगे, एक विशेष प्रकार की कोई संरचना बनाएंगे, और उस संरचना से ही नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो उस संरचना का नाम आज हमने रख दिया प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल्स। आपने देखा होगा आलू के ऊपर थोड़ी सी कलिका निकली हुई रहती है, उस कलिका को अगर हम कहें तो वो भी प्रवर्ध है, वो भी प्रोपेग्यूल्स है, तो वो प्रोपेग्यूल ही कहलाएगी। अब ये जो प्रोपेग्यूल है दो प्रकार का हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। पहला प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा जो अनुकूल परिस्थिति में हो। तो इसको भी दो भागों में, ये जो है कायिक प्रवर्ध भी दो प्रकार का होता है। एक मैंने बताया था आप लोगों को, एक प्राकृतिक और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, कृत्रिम जिसे अपन कहते हैं। जो प्राकृतिक है वो भी दो प्रकार का होता है, एक अनुकूल परिस्थिति में और एक प्रतिकूल परिस्थिति में। हम जो पहले बात करने जा रहे हैं वो अनुकूल परिस्थिति में बात कर रहे हैं कि अगर पौधा अनुकूल परिस्थिति में है तो किस प्रकार का ये जनन करेगा। तो उनके लिए पास एक विशेष प्रकार का अंग होना चाहिए, उस अंग को ही हम लोग प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। इस विषय पे बहुत ज्यादा गौर करेंगे आप लोग। तो सबसे पहली बात, रूट। ठीक है, रूट से अगर मान लीजिए नया प्लांट डेवलप हो रहा है तो अब हम उसे क्या कहेंगे? रूट से अगर नया प्लांट डेवलप हो रहा है वो स्वीट पोटैटो होता है। आपने मालूम होगा आपको कि जड़ जो होती है, जो कांदा जिसे अपन कहते हैं, शकरकंद में भी शायद कहते हैं उसे, तो वो जो स्वीट पोटैटो होता है वो एक प्रकार का जो हम खाते हैं जिस अंग को, उसे अपन जड़ कहते हैं। उस जड़ से अगर नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, और गुआवा मतलब अमरूद में अगर ऐसी उत्पत्ति हो जाए, तो हम ये दोनों जड़ के द्वारा होता है। अगली कहानी पे मैंने इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको पिछले क्लास में समझाया था, ये बात ध्यान पे रखेंगे आप लोग। फिर इसका हम लोग क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं कि ये जो है ये मतलब आलू का डायग्राम है। आलू में एक कलिका निकली हुई है, यह प्रवर्ध निकला हुआ है, यही प्रवर्ध आगे जाके नए जीव का निर्माण करेगा। तो ये तने में निकला हुआ है कि जड़ में निकला हुआ है। आप यहां पे देखेंगे कहीं जड़ भी दिख रही है, कहीं पत्ती दिख रहा है, कहीं और कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहां पर समझनी है कि क्या क्या होता है। तो अभी एक बार मैं समझा देता हूं, आखिरी में ये डायग्राम फिर समझाऊंगा आपको। यहां ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये जो पार्ट होते हैं इसी को अपन को पहले डायग्राम को समझ के रखना है, इस पे समझेंगे तभी कहानी आगे बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारे आलू का। ये अदरक में कैसे कलिका निकलती है, पर्वसंधि निकलती है, पर्वसंधि से कलिका निकली हुई है। ये होता है अगेव। क्या होता है? अगेव। इनमें बल्बिल निकलते हैं। यह है पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम। ठीक है, इसकी हर पत्ती के कोने कोने किनारे वाले भाग में जो होती है हल्की हल्की लाइन निकलती है, और यही नए जीव का निर्माण, नए पौधे का निर्माण करती है। यह है वाटर हाइसिंथ, बंगाल का आतंक। यह बंगाल का आतंक इतना सुंदर पौधा है लेकिन इतना तेजी से वृद्धि करता है, इसके वृद्धि करने के पीछे इनके बीच में यहां पे रहने वाली भूस्तारिका है। तो हम ऐसे अलग अलग अंगों के आधार पर हम अलग अलग विभाजन करेंगे, और उनके बेसिस में हम बात करेंगे कि वो कैसा विभाजन करते हैं और कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं। पहला पॉइंट, मान लीजिए किसी पौधे में सबसे ज्यादा अगर कोई अंग नए जो पौधों का निर्माण करता है तो वो होता है तना। कई बार ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि पौधे का कौन सा अंग सबसे ज्यादा कायिक प्रवर्धन कर सकता है, तो उसके लिए आंसर जो होगा वो होगा तना। अब तना भी तीन प्रकार के होते हैं, दुनिया में तीन प्रकार के तना होते हैं। एक तना जो जड़ के मतलब जमीन के अंदर होता है, जैसे आलू आपने सुना भी होगा, जमीन के अंदर रहता है। कभी कभी सतह में ऐसे बीच में रहता है, और कभी कभी जमीन के ऊपर।
तो जमीन के ऊपर जो है वो सतही है, उसको अपन क्रीपिंग कहेंगे। जो जमीन के बीच में है वो नॉर्मल है, और जो जमीन के बहुत अंदर है उसको अपन अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। तो इसका सबका हिंदी भी बताया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम्पल की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना के खत्म कर देंगे यहां पर। तो हम सबसे पहले ऐसे तने की बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तने से, और तने में भी वो तना जो अंडरग्राउंड हो। अंडरग्राउंड मतलब ये होता है, ये याद रखना कि भू स्तरी जिसको अपन कहते हैं, भू स्तरी मतलब जो अंदर है, अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, भू के अंदर प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड है और तना है। इनमें से सबसे पहले प्रकार का जो तना हम पढ़ते हैं वो होता है सकर, चूसक। अब ये चूसक क्या होते हैं बच्चे? तो क्या होता है, आपने अगर देखा होगा, इसके एग्जांपल इंग्लिश में हमको थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे। मान लीजिए ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, और ये इसके पेड़ की यहां पर मान लीजिए ऐसा ऐसा पत्ती लगी हुई रहती है। तने का निचला हिस्सा आगे की तरफ में अंडरग्राउंड ही तौर पर यहां पर एक आगे विकसित होगा, फिर यहां पे ऐसे जड़ विकसित करेगा, और ये आगे जाके फिर नया प्लांट बनाएगा, ये नया प्लांट बनाएगा। फिर ये अंदर ही अंदर जल मतलब मिट्टी के अंदर ही अंदर ऐसे जड़ का विकसित करेगा, और इस तरह से एक नया प्लांट डेवलप करेगा। तो अगर तना जमीन के अंदर ही अपने आप के कोई प्रवर्ध को निकालकर विकसित करे और वो नया जीव का निर्माण करे, तो हम उसे कहेंगे चूसक। अच्छा, ये चूसक बढ़ क्यों रहा है भाई? ताकि आसपास के इलाके से भी हमें ज्यादा जो पोषण तत्व हैं वो मिल सके। ये बहुत ज्यादा होता है मिंट में, आपने इसका पढ़ा भी होगा, इसे पुदीना कहते हैं, और एक होता है क्रायोजेंथेनम, इसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो क्रायोजेंथेनम या मिंट, ये दो एग्जांपल है, दोनों आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, मिंट एंड क्रायोजेंथेनम। क्रायोजेंथेनम बॉटनिकल नेम है, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बॉटनिकल नेम है, ये ऐसा ही रहेगा। मिंट पुदीना का पौधा, आपने देखा होगा कि जहां पानी वाली जगह होती है, कहीं पे भी अगर एक पुदीना लग जाता है तो आसपास एक पूरा झुंड बन जाता है। वो झुंड इसी के कारण से पैदा हो पाता है, और यही वो चीज है जिसे अपन कहते हैं चूसक। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 11th में भी पढ़ा जाता है जनरली ये, कि मिंट अपने से नए पौधे का कायिक जनन किस विधि द्वारा करता है? तो अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा करता है। पहले तो स्टेम तना के द्वारा, फिर तने में भी कौन सा भाग? अंडरग्राउंड, जो भू के अंदर है, जमीन के अंदर है, फिर उनमें से कौन सा भाग? तो चूसक, सकर। अगले पार्ट में आते हैं, किसी किसी के पास में होते हैं राइजोम। राइजोम का हिंदी नाम भी राइजोम ही है। राइजोम मतलब ये भी एक प्रकार का तना ही है, वो भी अंडरग्राउंड वाला तना है, लेकिन अब तना यहां पर राइजोम के तौर पर विकसित हो रहा है। जड़ का मैंने डायग्राम दिखाया था, ये सॉरी तने का, ये होता है जिंजर में, टर्मेरिक में, बनाना में। जिंजर मतलब अदरक, ठीक है, टर्मरिक मतलब आप लोग जानते ही हैं, क्या बोलते हैं? हल्दी, ठीक है, हल्दी। बनाना यानी केला, इनमें, और होता है लोटस में, मतलब कमल का फूल जो होता है। इन सब में क्या होता है कि इनकी जो जड़ है, जड़ से एक नई प्रवृत्ति निकलती है, इसे राइजोम कहा जाता है, रेशेदार संरचना निकलती है, और वो राइजोम्स ही आगे जाके नए प्लांट को डेवलप करती है, और वो नया प्लांट जो है तने से विकसित हुआ है। तो यहां पर जो प्रवर्ध बना, प्रोपिग्यूल्स इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना प्रवर्ध इंपॉर्टेंट है। प्रवर्ध बना कौन? इसका प्रवर्ध था चूसक, इसका प्रवर्ध है राइजोम। तीसरे वाले कहानी पे आते हैं, इसका प्रवर्ध है बल्ब। प्रवर्ध क्या है? बल्ब। ये है लेकिन तना, ये है क्या? तना है, याद रखिएगा, बल्ब। इससे नए पौधे डेवलप होते हैं, जैसे ऑनियन, प्याज, लिली, आप तो जानते हैं, गार्लिक, अदरक। इनका जो हिस्सा अपन खाते हैं ना, पत्ती जैसा सा बटा हुआ रहता है, एक्चुअली वो तना है। तो प्याज का जो हम सलाद में डाल के खा रहे होते हैं, वो पार्ट जो है वो तना है। वही आगे चल के आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक अगर प्याज रखी रहे, बरसात का मौसम हो, तो उसके ऊपर से ऐसा कलिकाएं निकल आती हैं। तो वो प्रवर्ध जो निकला है उसे अपन बल्ब कहते हैं। होप सो आप लोगों को वो प्याज का डायग्राम दिख रहा होगा। वहां पे ध्यान रखिएगा कि वो बल्ब निकल रही होती है, उसके अंदर की बीच की भाग आसपास तना होता है, और उससे आगे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल ध्यान पे रखिएगा, ऑनियन, लिली और गार्लिक। ये बात याद रखना। आप ट्रिक भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो ट्रिक भी करना हो। यहां पर ट्रिक कर सकते हैं SMC, SM, ठीक है, SMC इसका ट्रिक बना लीजिएगा। ये क्या हो जाए? राइजोम का हो गया, इसका ट्रिक बना सकते हैं आप लोग, जो भी 2-4 बना लीजिएगा। GBTR अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। GBTR मतलब क्या हो गया? G मतलब जिंजर, B मतलब बनाना, T मतलब टर्मरिक, R मतलब राइजोम। ये ट्रिक बना लीजिएगा। मतलब ट्रिक का कोई ऐसा स्पेशल पार्ट नहीं है, वो आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। जब कोई बड़ी चीज़ रहेगी, जब उसे समझने का लायक ना रहेगा, तो हम उसके ऊपर ट्रिक बना के आपको समझाएंगे, उस विषय पे फ्लो चार्ट बना के समझाएंगे। बट फिलहाल अभी शॉर्टली पढ़ सकते हैं इसको। बल्ब के पास, किसी किसी के पास में ट्यूब्स बनते हैं, कंद।
कंदमूल फल जिसे अपन कहते हैं, और ये अंडरग्राउंड तने का वो भाग है जो पोटैटो में पाया जाता है। प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आलू जो होता है कलिका का निर्माण करता है, उसे हम कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद। तो ये 4 शब्द बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि कौन किससे, तने से सब विकसित हुए, बट उससे बनने वाले जो प्रोपेग्यूल्स प्रवर्ध हैं उसका नाम हमने कुछ स्पेशल रखा हुआ है। कहीं हम उसे चूसक कह रहे हैं, कहीं हम उसे राइजोम कह रहे हैं, कहीं उसके बल्ब कह रहे हैं, और कहीं उसे हम क्या कह रहे हैं? कंद। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। अच्छा, अब इसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम की कहानी यहां पर समाप्त। अब नए स्टेम की बात कर रहे हैं। नई स्टेम मतलब क्रीपिंग स्टेम, मतलब सतह में बढ़ने वाला, मतलब ना बहुत ज्यादा हवा में ना बहुत ज्यादा जमीन के अंदर, सतह में रहेगा एकदम। तो मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है तो ये मान लीजिए यहां पर ऐसी इसकी यहां पर जड़ रहेगी, यहां पर इसका पौधा रहेगा, ये जड़ है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, सतह में है ये। अब अगर सतह में है तो ये क्या करेगा? ये ग्रासेस में बहुत ज्यादा होता है। ग्रासेस मतलब समझ रहे हैं ना, घासों में, और ऑक्जेलिस भी एक प्रकार की घास ही है, ऑक्जेलिस और ग्रासेस। इसमें क्या होता है? सतह के ऊपर ही यहां पर क्या है? नया विकसित होता है, ऐसा विकसित हो जाएगा। यहां पर ये आगे गया, यहां पे फिर इसकी जड़ बन गई, यहां पर फिर इसका नया प्लांट बन गया, फिर आगे जाके ये विकसित हुआ, फिर यहां पे इसकी जड़ बन गई और नया विकसित हुआ। तो ये भी चूसक के जैसा ही है, एकदम चूसक। ये जो ऊपर का राइजोम सकल है उसके जैसा ही है, बट डिफरेंट ये है कि ये जमीन के अंदर घूम रहा था, जमीन के अंदर वृद्धि कर रहा था, और ये जमीन के सतह पर है। तो दैट अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन चूसक एंड सतह में बहने वाला, जिसे अपन रनर कहते हैं। क्या कहते हैं? रनर। हिंदी में भी जनरली इसे रनर ही कहा जाता है, भागने वाला, मतलब ऊपर सतह में भागने वाला। सकर एंड रनर, ये बहुत बड़ा अंतर जो है ना, बहुत सालों तक पूछा जाता है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर सतह का है, एक सतह के ऊपर, एक सतह के अंदर। तो जो अंदर है वो है सकर, और जो ऊपर है वो कौन है? रनर। और ये एग्जाम्पल है ग्रासेस का, वो मिंट का और ये ग्रासेस का। ये कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, मेरा पक्का वादा है आपसे। ठीक है, तो अपस्थानिक जड़ गांठ से विकसित होती है, गठान होता है यहां पर, तने के बीच में जो गठाने पर्व संधियां होती है ना, वहां पर वो जो है विकसित होगा, और वहीं से नया जड़ विकसित कर लेगा, और नया जड़ होकर नया प्लांट बना लेगा। घास इसी आधार पर एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेजी से फैलती है। आपने देखा होगा घास अगर एक जगह पे लग जाए तो लगभग पूरे जीव में लगातार बड़ा जल्दी जल्दी फैलने लग जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो क्रीपिंग स्टेम, उनके पास रनर होता है। क्या होता है? रनर। तो आपसे ये बात समझ लीजिए कि जो घास बढ़ रही है रनर से, ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं मिंट एंड क्रायोसैंथम है वो बढ़ रहा है आपका सकर से, ठीक है, राइजोम से अदरक बढ़ रहा है, ठीक है, आपका जिंजर, अदरक और बनाना ये सब बढ़ रहे हैं। इसके बाद बल्ब से ओनियन लिलीज वगैरह बढ़ रहे हैं, कंद से जो है पोटैटो वगैरह बढ़ रहा है। तो ये आपका मेन काम हो गया। अगली कहानी पे पहुंचते हैं। अब सतह के अलावा, सतह में ही कुछ और एग्जाम्पल आते हैं, जैसे ऑफसेट एक एग्जाम्पल आता है, भूस्तारिका। भूस्तारिका के बारे में तो इतनी तारीफें बुक में लिखी हुई हैं, उन्हीं चीजों को हमें समझना है कि ये जो भूस्तारिका है, मतलब ये जलीय जीवों में होता है। ये किस में होता है? जलीय पौधों में, ठीक है, जलीय पौधों। अब जलीय पौधों में भी सबसे ज्यादा फेमस इसके ऊपर में है, पौधों में ये सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है वाटर हाइसिंथ में। इसे हम बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक। कारण क्या है कि ये सुंदर सा दिखने वाला पौधा बहुत तेजी से वृद्धि करता है पानियों में, और पानी में वृद्धि करने का सबसे बड़ा रीजन है कि इनके पास एक अंग है जिसे अपन कहते हैं भूस्तारिका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका डायग्राम आप लोगों को बताया था कि ये इस तरह से, ऐसा मान लीजिए एक सुंदर सा डायग्राम दिखाई देगा, यहां पर ये भूस्तारिका बनाता है। डायग्राम प्रीवियस क्लास में था, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया था, देख लीजिए यहां पर, ये है भूस्तारिका, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसे भूस्तारिका कहते हैं। यह जलाशयों की महाविपत्ति है। क्यों कहते हैं भाई वाटर हाइसिंथ को महाविपत्ति? क्योंकि इतनी तेजी से फैलता है, आसपास के पूरे ऑक्सीजन को ये कंज्यूम कर जाता है, खा जाता है, उससे आसपास की पूरी मछलियां मर जाती हैं और पूरा पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। तो इसकी उपस्थिति के कारण से उस आसपास का पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। इस वजह से हम इसे जो है बंगाल का आतंक कहते हैं। इसे पिस्ट, एक एग्जांपल आता है पिस्टिया, लेट्यूस एंड इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ का बायोलॉजिकल नेम है। वाटर हाइसिंथ का बायोलॉजिकल नेम क्या नाम है? इकॉर्निया। ये आपको साइंटिफिक नाम भी याद कर सकते हैं, और जो बंगाल का आतंक वाटर हाइसिंथ कहते हैं उसे तो आप याद रखेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जल के अंदर रहता है, ठहरे जल में बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि करता है, तालाब में ज्यादा वृद्धि करेगा, और इसकी उपस्थिति से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। सारा कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम और क्रीपिंग स्टेम के दो भाग हम लोगों ने पढ़ लिए।
अगले पार्ट में आते हैं कुछ एरियल स्टेम। एरियल मतलब हवा में रहते हैं, मतलब ऐसा ना सतह में ना जमीन के अंदर। एरियल स्टेम में आता है ओपनसिया। नागफनी एक ऐसा तना है, आपने देखा होगा नागफनी का तना पत्ती जैसा बन जाता है। देखिए ना आप लोग, उसको नागफनी का जो स्ट्रक्चर जो आपको चपटा चपटा दिखाई देता है वो एक्चुअली उसका तना है। वो तना ही नए जीव का निर्माण करता है। नागफनी को उस एरिया उसमें कलिका निकलती है, उसको काट के दूसरी जगह आप लगा दीजिए, नागफनी डेवलप हो जाएगा। तो ये एरियल स्टेम है, वायवीय तना है। ये कैसा तना है? ये वायवीय तना। तो आप इसके बारे में भी लिख लेंगे, ये वायवीय तना है। वो आपका हवा में जो तना था वो हवा वाला तना है। अगला कहानी, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो लीव यानी पत्ती से भी अपनी नई संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और वो लीव्स जो होती है जैसे ब्रायोफिलम, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डायग्राम दिखाया, पत्थर चट्टा, इसका डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं। ये पत्थर चट्टा, ये जितनी भी पत्ती का भाग है, हर एक पत्ती एक नए जीव का, नए पौधे का निर्माण करेगी। ये है हमारा पत्थर चट्टा, ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे अलग, सबसे जुदा कहानी है अगेव की। अगेव एक ऐसी प्रजाति हमारे आसपास ज़्यादा नहीं रहती, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि अगेव होता क्या है। तो अगेव जो है बच्चे, वो बल्बिल के द्वारा, बल्बिल मतलब एक कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है अगेव का डायग्राम। ये यहां पर जो निकले हुए स्ट्रक्चर, पत्ती के साथ ही जो निकला हुआ स्ट्रक्चर है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं बल्बिल। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है कि बल्बिल जो है वो कहां से, क्या चीज है। तो बल्बिल एक प्रकंद के ऊपर बनने वाली संरचना है, और उसी हम लोग अगेव का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो अगेव हिंदी नाम भी वही है, लीव्स, ब्रायोफिलम। तो तना के 3 प्रकार, पत्ती का, ये सबका प्रकार हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया, और जड़ से तो डेवलप होता ही है, वो तो हमको मालूम ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मुख्य प्रकार हो गए जिन्हें हमें पढ़ना था। ये प्राकृतिक विधियां थी, ये अपने आप विकसित होते हैं, हमें कभी किसी को समझाना नहीं पड़ता इनमें से, हमें कुछ कार्य, मनुष्य से कोई काम नहीं करना पड़ता, और ये अनुकूल परिस्थिति के कार्यक्रम है। ये भी याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। अगर आप इस तरीके से इनको क्लासिफाई करके बढ़िया लास्ट में पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का है भाई, ये एग्जाम्पल पे ना 1 नंबर का 12th के बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम्पल पे ही आता है, इसलिए अपना ध्यान पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट करके ही समझें। अब आते हैं अगला पार्ट, ये भी प्राकृतिक विधि है बट प्रतिकूल परिस्थिति में। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो अनुकूल परिस्थिति में पढ़ रहे थे, और अब हम जो बात करेंगे वो है प्रतिकूल परिस्थिति में। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रतिकूल परिस्थिति। अब ये प्रतिकूल परिस्थिति क्यों आ गई भाई? तो प्रतिकूल परिस्थिति कायिक जनन की है ना, कायिक जनन है, चूंकि पौधों में हो रहा है तो हम इसको कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन ही कहेंगे। इसमें 2 प्रकार का होता है, मैं कुछ भी इसमें फालतू डबल बात नहीं करनी है, सिंपल बात करनी है बस। अच्छा, ये एग्जांपल है वो हाइड्रा, और ये आपका डायग्राम हुआ किसका? गैम्यूल्स का। उस समय मैं आपसे पूछ रहा था, ये गैम्यूल्स का अंदर वाला भाग है, इसी को अपन गैम्यूल्स कहते हैं, स्पॉन्ज में पाया जाता है। हाइड्रा है, इसकी कलिका का निर्माण हुआ है, ये कलिका आगे जाके विकसित होगी, ये उसके डायग्राम है। तो आप लोग इसको आसानी से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा तो बन जाएगा आपसे। ये 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं भाई, ये 2 डायग्राम जो है हम लोगों को अभी पढ़ने हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में पौधे अपना नया जीवन कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसकी 2 चीजें हैं, एक वर्ड है जूस्पोर, चल बीजाणु। तो आपको बस सिर्फ 2 बातें समझनी है कि प्रतिकूल परिस्थिति है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, और इन्हें अपने आप को डेवलप करना है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा। अब अच्छा क्या बनाएंगे? तो इन्होंने जूसपोर बनाया। अब देखो भाई क्या अच्छा कर दिया इन्होंने। तो ये जो पहला पार्ट है, ये डायग्राम देखिए, ये एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास शैवाल का एक प्रकार है, उसका नाम ही क्लैमाइडोमोनास है, तो क्लैमाइडोमोनास ही अपन को याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसका हिंदी कुछ नहीं है, वो क्लैमाइडोमोनास नाम है उसका। तो क्लैमाइडोमोनास जो है, ये देखिए एक संरचना है, इसने अपने ऊपर कवर करके रखी हुई है, और यहां से ये फ्लैजिला के साथ, इनके पास में ऐसा फ्लैजिला है, कासाब है, इसे पादाब कहते हैं, इसे विकसित कर दिया बाहर। अब ये जो है, ये थोड़ा गति कर सकता है, इसलिए इसका नाम गतिशील बीजाणु, चल बीजाणु रख दिया गया है। इंग्लिश में इसे जूस्पोर कहते हैं क्योंकि ये गति कर सकता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, जहां पे ये बीजाणु गिरेगा और वहां पर एक न्यू प्लांट को डेवलप करेगा, नए क्लैमाइडोमोनास को डेवलप करेगा, यही इसकी प्रवृत्ति है। तो आपको बस सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि जूस्पोर जो है क्लैमाइडोमोनास में होता है, चल बीजाणु क्लैमाइडोमोनास में होता है, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, इनके पास में पाए जाते हैं फ्लैजिला, जिसके आधार पर यह गति कर सकता है और डेवलप कर लेगा। मात्र इतनी चीज अगर आपने समझ ली तो आपका काम हो गया। अगले पॉइंट पे,
जो दूसरा पार्ट लिखा हुआ है कोनिडिया। अब कोनिडिया को हिंदी में भी कोनिडिया ही कहते हैं। कोनिडिया क्या चीज होती है? यह है हमारा पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। एस्परजिलस का एग्जांपल होगा ये, ठीक है। तो ये जो है पेनिसिलियम जो है, ये इसका ऊपर का स्ट्रक्चर एक हाइफे कहलाता है, इसे हिंदी में भी हाइफे ही कहते हैं। ये हाइफे आगे जाके जनन संरचनाओं की निर्माण करता है, लेकिन अगर इसकी वृद्धि को रोक दिया जाए तो अपने ऊपर यहां पर देखिए ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्पोर जैसी ही संरचना कोनिडिया बना लिया। तो ये विपरीत परिस्थिति में है। ऐसी परिस्थिति जहां पर ये पेनिसिलिन अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता तो उसका हाइफे दब जाता है। हाइफे दबा तो उसने कोनिडिया बना लिया। जूस्पोर तब बनाया जब वो मरने की क्षमता ज्यादा थी, तो उसने गतिशील स्पोर बना दिया ताकि भाई जब वो जाए तो स्पोर की सबसे खास बात क्या होती है कि उनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिससे वो बच जाते हैं, सड़ते नहीं है, मरते नहीं है बहुत जल्दी, वो बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चांस है कि क्लेमाइडोमोनास ने अपने आप को एक कवरिंग दे दी है और उस कवरिंग के आधार पर ही वो दूर तक जा पाएगा। तो ये डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि क्लेमाइडोमोनास कैसे एक जूसपोर बनाता है और उसके ऊपर एक कवरिंग देता है और वो दूर गति, ये प्रतिकूल परिस्थिति के लिए है। इसके बाद ये जो कोनिडिया वाला डायग्राम है, ये कोनिडिया ही कहते हैं इसको, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। कोनिडिया वाला पार्ट ये है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का इतना हिस्से का जो भाग होता है ये सामान्य हाइफे कहलाता है। ये हाइफे अगर प्रतिकूल परिस्थिति में इसे हम रोक दें, वृद्धि ना करने दें, अब परिस्थिति विपरीत है तो वो ग्रोथ करेंगे ही नहीं, तो उस समय ये अपने शरीर के ऊपर में ही ऐसे दानेदार संरचना बनाते जिसे अपन कोनिडिया कहते हैं। और ये कोनिडिया आगे जाके हवा से या किसी भी कारण से इधर उधर जहां भी जाती हैं, विपरीत मतलब अपने अनुकूल परिस्थिति की तरफ जाएंगी और वो नए जीव का निर्माण करेंगी। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति के दो ही एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जो आपके सिलेबस में है, तो हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे यहां पर। और ये क्लासिफिकेशन भी बहुत प्यारा कर दिया है मैंने यहां पर, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये दोनों प्रतिकूल परिस्थिति के। पहले डायग्राम्स पे भी बहुत क्वेश्चन आते थे और आज भी आते हैं। ये डायग्राम भी आप ध्यान पे रखेंगे, बनाते समय इसका पूरा ध्यान रखें। और अगर आप लोगों से बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा, और नहीं बनेगा तो आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा कुछ है, करना ही नहीं है इसमें। ये जो है आपको कुछ नहीं बनाना है। जब भी आप स्पोर बनाएंगे तो स्पोर बनाने के लिए आप यूज करेंगे एक गोलेदार संरचना, उसके ऊपर ऐसा फ्लैजिला, यहां पे इसका न्यूक्लियस रहता है, दैट्स ऑल। ये हो गया क्लेमाइडोमोनास का फ्लैजिला। जब हम लोग ये बनाते हैं, कोनिडिया बनाते हैं, तो इसके लिए ऐसे डायग्राम्स जो होते हैं ये हाइफे बनाए जाते हैं। ये मॉडुलर डायग्राम है इनका, ये जो है हाइफे बनाए जाते हैं। अब ये जो हाइफे है आगे जाके डेवलप होके थोड़ा सा और डेवलप होता है और इसके ऊपर यहां पर क्या बन जाता है? कोनिडिया। तो आपको एकदम साक्षात कोनिडिया बनाने की जरूरत नहीं है। मॉडुलर डायग्राम जो है अगर आप बनाएंगे तो आपका जो आंसर और भी सटीक और सही लगेगा। आ रही बात समझ में? तो ये दो बातें आपको होप सो समझ में आ गई होंगी, एकदम क्लियर है। अब इसके बाद तो हमने प्राकृतिक के अंदर अनफेवरेबल भी पढ़ लिया, फेवरेबल भी पढ़ लिया। मतलब उसका अनुकूल परिस्थिति में भी उन्होंने क्या क्या किया, प्रतिकूल में भी क्या किया। एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं। प्रतिकूल में क्या हुआ था, अनुकूल में क्या हुआ था। अनुकूल में तना से हुआ, तने में भी अंडरग्राउंड में भी कौन कौन सा था, तो उसमें हमने पढ़ा रनर, राइजोम मतलब सकर, चूसक, राइजोम पढ़ा। उसके बाद ओनियन के बारे में पढ़ा, तो ये कंद के बारे में पढ़ा, ठीक है, बल्ब के बारे में पढ़ा, ये सब हो गया। इसके बाद सतही में पढ़ा तो ऑफसेट के बारे में पढ़ा, भूस्तारिका, और पढ़ा रनर के बारे में। जब हम लोग पत्ती में आए तो पत्ती के बारे में हमने पढ़ा, कुछ हवा में होने वाली स्टेम के बारे में भी पढ़ा, तना से वृद्धि होने वाली पढ़ा, वो चीजें हैं। फिर प्रतिकूल परिस्थिति में हमने जूस्पोर और कोनिडिया को पढ़ा, बात खत्म। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का मतलब होता है कि कृत्रिम विधि है ये मनुष्यों द्वारा पौधों को पैदा करने की विधि है। ये बिना हमारे इंटरफेयर के ये बन ही नहीं सकते। इनमें से कौन कौन विधियां हैं, सिर्फ एक संक्षिप्त रूप हम यहां पर देखेंगे, बहुत डिटेल में ये अभी हमारे पास में नहीं है, हम किसी चैप्टर में इसको डिटेल करेंगे। तो पहला पार्ट जो होता है इसको अपन कहते हैं कटिंग, कलम लगाना। कटिंग का मतलब ये होता है कि आपको मालूम है अगर एक प्लांट लगातार ऐसा वृद्धि कर रहा है तो हम उसको अगर मान लीजिए कट कर दें। अगर हम कट कर देते हैं तो इसका जो हार्मोन वगैरह कल यहां ऊपर तक जाके फैल रहा था, ये पूरे हार्मोन्स, पूरी वृद्धियां जो है यहां पर आके बस जाएंगी। पूरे हार्मोन्स, पूरी जो भी न्यूट्रिशन होगा वहीं पर आकर छम जाएगा नीचे से। तो ये वाला भाग बहुत तेजी से बहुत सारे पौधों का निर्माण करता है। इसी को अपन कहते हैं कलम लगाना।
कलम करना, कटिंग करना। क्या करना कहते हैं इसको? कटिंग करना। तो कटिंग लगाने का बहुत आसान क्लियर है कि कोई भी अंग हो सकता है, तना हो, कभी हो सकता है पत्ती हो सकता है जड़ हो, उसमें से उसे काट कर दूसरे जगह पर जाके लगा दीजिए। जैसे ही दूसरी जगह पर जाके लगाएंगे वो भाग नए जीव का निर्माण करेगा। लेकिन यह प्राकृतिक रूप से नहीं, हम कृत्रिम रूप से कर रहे हैं। एग्जाम्पल, यदि हमने पत्ती को लगाया, पत्ती को लेकर गए, अब हो सकता है ब्रायोफिल्म की पत्ती खुद ब खुद गिरी हो, और अगर उस ब्रायोफिल्म की पत्ती को आपको अपने घर में लगाना है तो आपको लेकर आना पड़ेगा उस पत्ती को, तो पहले तोड़ना पड़ेगा फिर लाना पड़ेगा। तो हमने उसे कटिंग किया कि नहीं किया? उसको पत्ती को काटे ना, तो उससे कलम हो गया। ब्रायोफिल्म हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पत्थर चट्टा इसे अपन कहते हैं। कुछ लोग होते हैं रूट्स, रूट से डेवलप होते हैं, इसको अपन टर्मिनेंट्स कहते हैं, जिमी कांदा कहते हैं इसको, जिमी कांदा, ठीक है। तो ये टर्मिनेंट जो होता है, ये इसके जड़ के भाग को काट काट के, कोचाई वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, वो जो भाग सामान्य है टर्मिनेंट्स इंग्लिश में कहते हैं, वो भाग जड़ होता है। जिधर भी लेकर जाओ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगा दो, वो नया भाग नए जीव का उत्पत्ति कर लेगा। कुछ लोग स्टेम के द्वारा होते हैं, मतलब तने के द्वारा, उन तने को काट के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है, जैसे गन्ना, सुगर केन। आप लोग जानते हैं गन्ने के लिए उसका जो कटा हुआ भाग है उसको ले जाकर हम लगाते हैं कहीं नई जगह पे, तो नया प्लांट होता है, लेकिन उसे हमें ले जाना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कृत्रिम विधियां हैं। ग्रेप्स में भी ऐसा ही होता है, जो अंगूर हैं उनके भी तनों को काट कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता है। और रोजेस का तो फेमस ही है भाई, रोजेस में तो हमेशा हम रोज के आज तक बीज कम लगाते हैं और हमेशा कलम कर करके ही नए प्लेट का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये 3 विधियां कटिंग के अंदर पे आती हैं। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना समझना है कि कटिंग जो है उसके अंदर कौन कौन सा भाग कटिंग करके अपन लगा सकते हैं। अगले विषय में पहुंचते हैं। दूसरा जो कृत्रिम विधि है उसके बारे में कहा जाता है लेयरिंग, या हिंदी में कहते हैं इसे गूटी लगाना। अब सामान्यतः क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये पूरा प्लांट है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और शाखाओं में यहां पत्तियां हैं। अब हमें किसी एक विशेष शाखा में जड़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस शाखा, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा मोटी शाखा है, तो इस मोटी शाखा के ऊपर जो है यहां पे एक परत बनाएंगे, ठीक है, ये मोटी शाखा है, इसके ऊपर यहां पे एक परत बनाएंगे और उसके ऊपर पूरा ऐसा रस्सी बांध देंगे, ठीक है। रस्सी बांधने के बाद, पूरा रस्सी हो गया, ये कपड़ा, गीला कपड़ा बांध देंगे, उसके अंदर कभी मिट्टी हो सकता है, गोबर, डंग मटेरियल और पानी की लगातार व्यवस्था करवा देते हैं। तो एक मतलब हमें एक शाखा लेनी है, शाखा के ऊपर का छिलका छील देना है, छिलका छील देंगे, उसके ऊपर फिर एक कपड़ा बांधना है, कपड़े के अंदर मिट्टी हो सकती है, गोबर हो सकता है, उसको भी बांध देते हैं। लगातार एक व्यवस्था की जाती है कि वहां पर एक लगातार एक मटकी से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहे, नमी बरकरार रहे। बहुत देर तक अगर नमी बरकरार रहेगी तो जब कुछ दिनों के बाद इसको 10-12 दिन बाद खोलते हैं तो वहां से जड़ निकली हुई रहती है। अब जैसे ही वहां पर जड़ निकली, उसके थोड़े निचले वाले हिस्से से उसे काट दो और ले जाकर दूसरे जगह पे लगा दो। तो गूटी लगाना जड़ उत्पन्न करने की एक विशेष विधि है जो बहुत उपयोग की जाती है संतरा वाले पौधों में। आम में भी बहुत होता है ये, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा ऐसा ही विधि है। बहुत ज्यादा समझाने के लिए मैंने वो बताया, आपको उतना ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना कि व्हाट इज गूटी लगाना। गूटी मतलब लेयरिंग, और लेयरिंग का मतलब शाखे को हल्का हल्का छील के उसके ऊपर हम कपड़ा बांध देंगे, गीला कपड़ा, नमी बनती रहेगी, जड़ निर्माण हो जाएगा, उसे काट के दूसरी जगह लगा दिए। यही होता है गूटी लगाना। ये होता है जास्मिन के पौधों पे, ये होता है लीची पे, ये होता है ऑरेंज पे, ये होता है मैंगो पे। तो उनकी शाखा में ही नई शाखा, नए पौधों का विकसित कर दिया जाता है और काट के उसको फिर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। ये पार्ट है हमारा लेयरिंग का। तीसरा मेथड होता है जिसे अपन कहते हैं ग्राफ्टिंग करना। ग्राफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, ध्यान पे रखिएगा। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पौधा लगा हुआ है गमले में, ठीक है, हमने गमले का पौधा लिया, इसको काट लिया, इस तरह से कुछ काट लिया, ठीक है। एक पौधा है, उसके ऊपर दूसरा पौधा लगाना चाहते हैं, वो पौधा जो कहीं और से लाया हुआ है, तो दूसरे पौधे को हमने ले लिया। अब ये एक पौधा है और मान लेते हैं कि ये दूसरा पौधे को हमने दोनों का जो हिस्सा है ना जिनको जोड़ना है, उसे हम स्पेशल पार्ट से काट करेंगे। ये जो नीचे वाला भाग रहता है इसे कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं? स्टॉक। हिंदी में भी इसे स्टॉक ही कहते हैं। ये स्टॉक है और ये वाला पार्ट जिसको अपन कहते हैं सियोन, मतलब ये मुख्य आधार है और ये इसके ऊपर लगने वाला पौधा स्टॉक एंड सियोन। हमें दो अलग अलग पौधों को, जो प्राकृतिक परिस्थिति में है वो पौधा स्टॉक मजबूती से लगा रहेगा, उसका जड़ रहेगा, उसकी तना रहेगा, ऊपरे वाले हिस्से को हल्का शेप में काटना है।
जिस शेप का हमने अधूरा भाग यहां पर कट किया है, उस शेप का पूरा भाग यहां पर हमने दूसरे पौधे का कट करके रखा है। अब ये दोनों चीजों को हम एक साथ लगा के जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहां पर अगर हम इन दोनों को यहां पर जोड़ देते हैं और उसके बाद यहां पर बांध देते हैं इसे यहां पर ऐसा, तो ये अब ये दो पौधे, इसके बाद हम यहां पर ऐसा बांध देंगे। ये इसका अपना जड़ यहां पर रहेगा, ये अब इसका गमला यहीं पर है, तो जड़ किसी और, मतलब जो आपका तना और उसके जड़ वाला हिस्सा, जो गमला किसी और का, पेड़ किसी और का। इस प्रकार से हम दूसरे पौधे को दूसरे तने के ऊपर भी विकसित करवा सकते हैं, और इस एकदम मतलब रोमांचकारी विधि को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, कलम लगाना। ग्राफ्टिंग, कलम लगाना। तो ये चीज भी आप लोग इसमें समझ के रखेंगे, बड़े आसान चीज है, क्लियरली एकदम समझ में आएगा। थोड़ा सा डायग्राम वगैरह आप लोग हल्का हल्का बना सकते हैं, मुख्य रूप से मैंने ये चीजें बता दी हैं। डायग्राम्स को आप थोड़ा सा स्थान अपनी जगह पे दे देंगे, बाकी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इसका तो जरूर बना लेंगे, इसे स्टॉक, इसको सियोन कहते हैं। दोनों को जोड़ के नया हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं। आम के अलग अलग पौधे हर जगह पे जब नहीं लगते ना, तो क्या करते हैं कि जो विदेशी प्रजातियां होती हैं उनको भारत लाते हैं, और हमारी जो प्रजातियों के जो शाखाएं हैं उनको काट के उसी के अंदर ऐसा लगा के बांध देते हैं। तो उसे तो लेने वाला, जो पोषण बनाने वाला, नीचे से न्यूट्रिशन लेने वाला हमारी प्रजाति का है, बाहर वाली प्रजाति उसके ऊपर ऐसा टिकी हुई है, फल पूरा उसका लगेगा। तो ये एक एकदम असामान्य विधि जो है वो ग्राफ्टिंग लगाना। सबसे लास्ट, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में हमें वैसे ज्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि ये किसी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब होता है किसी भी प्लांट के, एक शॉर्टली बात बता देता हूं, कोई भी प्लांट है, मान लीजिए इसकी जड़ है, ये इसकी शाखा है, तना है, पत्ती है, सब कुछ रहता है। किसी भी हिस्से से कोई भी एक प्रकार का उतक, उस उतक को कहते हैं मेरिस्टेम, उस उतक को निकाल लीजिए। वहां डिटेल करूंगा, अभी सिर्फ ऐसी जानकारी दे रहा हूं। तो ये उसे निकाल लीजिए, और निकालने के बाद हम उसे वृद्धि करवाते हैं। जो वृद्धि कर चुका होता है मटेरियल उसे कैलस कहते हैं। और वही फिर आखिरी में जितने भी, देखो भाई, वृद्धि करने के लिए चाहिए हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स हम आर्टिफिशियल तौर पर अगर इसे दे दें तो ये नए प्लांट को विकसित कर लेगा। तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक प्रकार का जो है वो टिश्यू कल्चर है, उतक संवर्धन है। और उतक संवर्धन वाला पार्ट बायोटेक्नोलॉजी में पूरी तरह से डिटेल है कि मैं कैसी क्या क्या करना है, क्या क्या चीज डालना है, कौन कौन से केमिकल, यहां पे तो सिर्फ उसका नाम बताना था बस। तो सूक्ष्म प्रवर्धन भी एक प्राकृतिक विधि है जिसपे हम पौधों के उतकों का उपयोग करके हम नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, नया पौधा बना सकते हैं। यह विधि भी बहुत कारगर है, बहुत जबरदस्त विधि है। तो यह भी आपको समझ में आ गया। इस तरह से हमने लगभग सारी जो प्राकृतिक और कृत्रिम और नेचुरल कंडीशन में, विपरीत परिस्थिति में, हर परिस्थिति का कहानी हम लोगों ने यहां पर अभी पढ़ लिया। तो ये आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगले पार्ट में पहुंचते हैं। अगला जो विषय है वो है लैंगिक जनन का। तो हमने अलैंगिक जनन पूरा पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में ऐसा क्या क्या था जो लैंगिक जनन में है या नहीं है, ऐसा उसमें क्या नहीं था, क्या कमी थी, क्या अंतर था, इस विषय पे हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। अलैंगिक जनन में हमने मुख्य रूप से यह देखा कि अलैंगिक जनन जो है बच्चे, उसमें जनक नहीं थे दो। अब जब जनक दो नहीं थे तो उनमें युग्मक भी कोई नहीं बनाता था। नर मादा में कोई अलग नहीं था, नर मादा अलग नहीं थे, युग्मक नहीं बनाते थे, मतलब युग्मक जनन नहीं होता था। युग्मक जनन नहीं हुआ तो युग्मक के मिलने की प्रक्रिया नहीं होगी, मतलब निषेचन नहीं होता था। निषेचन नहीं हुआ मतलब जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला, भ्रूण बनना, वो भी नहीं बनेगा। तो ऐसी कोई विधियां वहां पर अलैंगिक जनन में नहीं होती थी। लैंगिक जनन उसका डिटेल्ड पार्ट है, हम इस पे बात करेंगे, फिर दोनों पे अंतर बनाएंगे और आज की कहानी खत्म। तो देखिए, कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, इन शब्दों को पढ़ते हैं और इसके बेसिस में, बहुत सामान्य शब्द हैं, कोई बड़ी चीज मैंने नहीं लिखी है, एकदम सिंपल समझ में आएगा। और ये शब्द बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और जरूरी है। लैंगिक जनन है क्या? तो लिंग से मतलब है यहां पर। तो लिंग दो प्रकार की होती है, एक नर एक मादा। पहला वर्ड क्या कहता है? लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर एवं मादा युग्मक का निर्माण शामिल होता है। ये क्या शब्द लिखा हुआ है, इसको अपन को ऐसा ही याद कर सकते हैं, जैसा आप मॉडिफाई करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ये एज इट इज एक ऑथेंटिक बुक की लाइन है, इसलिए हमें यूज करना है। तो क्या है भाई, लैंगिक जनन में पहले तो दो विपरीत लिंग वाले जनक होने चाहिए, नर एवं मादा होने चाहिए, फिर वो युग्मक बनाएंगे। तो ये एकदम लाइन से अगर पॉइंट लिखा जाए तो सबसे पहली बात तो नर एवं मादा मतलब अगर पॉइंट लिखा जाए, एक ही पॉइंट लिखा जाए हिंदी में, तो क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन में एक मतलब दो जनक होते हैं, पहली बात।
अब वो दो जनक करेंगे क्या? दो जनक युग्मक का निर्माण करेंगे, अलग अलग युग्मक का निर्माण करेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है? यह युग्मक आपस में मिलते हैं, पहले जनक बने, फिर उन्होंने युग्मक बनाया, युग्मक आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, और जायगोट बनाता है युग्मनज। तीसरा पॉइंट, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं, जो आगे वृद्धि करके चलकर नए जीव का एम्ब्रियो का निर्माण कर लेते हैं। तो 4 पॉइंट, 4 कहानियां। नए दो जनक होंगे, दो जनक के विपरीत लिंग होंगे, वो विपरीत प्रकार के युग्मक का निर्माण करेंगे, तो युग्मक मिलेंगे और युग्मक मिल के जीव का निर्माण करेंगे। 4 पॉइंट, 4 कहानियां, अपने शब्दों पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये समझाने के लिए मैंने एकदम ऑथेंटिक वर्ड यूज किए हैं, आप अपने हिसाब से वर्ड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अगली कहानी, अलैंगिक जनन की तुलना में एक जटिल, विस्तृत तथा धीमी प्रक्रिया है। अब ये क्या शब्द होता है भाई? अलैंगिक जनन हो सकता है 2 से 4 सेकंड में हो जाए, बट इसमें पहले लिंग बनेंगे, जनक बनेंगे, फिर युग्मक बनेंगे, फिर उसके बाद युग्मक मिलेंगे, फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये एक विस्तृत है, बहुत सारी चीजें देखने के लिए है। यहां पर विस्तृत है, जटिल है, तथा कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है, धीमे धीमे चलती है। जैसे आप लोगों ने जानते ही हैं, मनुष्य में कितने सालों तक ये प्रक्रिया चलती है। हम पैदा होते हैं, 14, 12, 15 साल तो हम लोग परिपक्व होते हैं, और उसके बाद डेवलप करके जनन करने की क्षमता रखते हैं। अब उसके बाद 9 महीने जो है वो बच्चा गर्भ में रहता है, तब जाके बन पाता है। तो बहुत धीमी प्रक्रिया है, जबकि अलैंगिक जनन बहुत एकदम तुरंत होने वाली प्रक्रिया है। ये भी एक बात है। अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो नर एवं मादा युग्मक से, युग्मन से होगा। इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज है युग्मन। यहां पे एक बात नजर आती है, निषेचन जिसे अपन कहते हैं। निषेचन लैंगिक अंग की सबसे क्रांतिकारी अभिक्रिया है। सबसे क्रांतिकारी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है कि जब तक दो कोशिका आपस में मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण नहीं करेगा, हम उसे लैंगिक जनन नहीं कहेंगे। तो लैंगिक जनन वही है जब दो कोशिकाएं आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करें, तब उसे अपन लैंगिक जनन कहेंगे। तो इसलिए यहां पर मुख्य रूप से निषेचन जिम्मेदार है लैंगिक जनन के लिए। इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, वह जनक से लगभग थोड़ी बहुत मिल रही तो हो, नहीं तो बिल्कुल आपस में असमान होती है, समरूप नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? तो अब इसको पूरा फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो भाई, हमारे पास में है नर और हमारे पास में है मादा। नर जो है मान लीजिए द्विगुणित है, मादा भी क्या है? द्विगुणित है। इनके पास जोड़े में क्रोमोसोम है। इन्होंने अपना अलग अलग टाइप का विभाजन किया और अगुणित एक युग्मक इसने बना लिया, एक अगुणित युग्मक इन दोनों ने मिलकर बना लिया। ये युग्मक है। क्या है? युग्मक। तो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, तो युग्मक जनन हो गया। दोनों युग्मक आपस में मिले और इनके बीच में 2n मिलके ये बन गया युग्मनज। क्या बन गया? युग्मनज। और इनके बीच में जो विधि हुई, उस विधि का नाम है निषेचन। इतने शब्द को समझ लीजिए। और इस विधि को अपन कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। अब ये जो युग्मनज बना हुआ है, ये तेजी से वृद्धि करेगा। अब तेजी से वृद्धि करने के बाद किसका निर्माण कर लेगा? जीव का निर्माण करेगा। मजे की बात यह है कि इसमें आधा क्रोमोसोम नर का है और आधा गुणसूत्र जो है, दोनों का गुणसूत्र मादा का है। जब दो विपरीत प्रकार के गुणसूत्र आपस में मिलेंगे, तो ये बताओ कि ये जो नया जीव बना हुआ है, क्या वो नर से मिलता रहेगा, क्या वो मादा से मिलेगा? तो नर एवं मादा दोनों से मिलने से बना हुआ जीव नर से भी आधा मिलेगा, मादा से भी ऐसा मिलेगा, और दोनों से मिलकर कुछ नए प्रकार के जीव की उत्पत्ति होगी। और इसलिए याद रखना कि ये अपने नर एवं मादा मतलब माता और पिता से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। बिल्कुल भी मैच नहीं मतलब एकदम फिक्स मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत मिल सकता है, हो सकता है समान हो, लेकिन उसके आनुवांशिक रूप से भिन्नता कुछ ना कुछ तो भिन्न रहेगा ही रहेगा। तो ये जो मुख्य बातें हो गई कि ये लैंगिक जनन की मुख्य बातें, ये एक चार्ट और आपको सारी कहानियां समझा देगा। युग्मक जनन, युग्मक का मिलना, निषेचन, निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होना, और वो भ्रूण जो है माता पिता से भिन्न होना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगले पॉइंट पे होते हैं। तो एक बहुत ज्यादा धीमी प्रक्रिया है, ठीक है? आपस में समरूप नहीं होते, हम तो जानते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताए। अब ये जो लैंगिक जनन होती है, तो ये 3 बातें मैंने आपको प्रोसेस में बताई। जो लैंगिक जनन होती है वो अवस्थाओं पे विभाजित होती है। जो लैंगिक जनन करते हैं ना, वो अपने लैंगिक अवस्था में आने से पहले बहुत सारी व्यवस्था होती है। तो एक अवस्था होती है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर पहले ये चीज, ये तो मैं पढ़ा दिया आपको। ये अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक अवस्था होती है किशोर अवस्था, एक होती है किशोर अवस्था, पहला। दूसरी अवस्था होती है जिसको अपन कहते हैं जनन अवस्था या जनन प्रावस्था, ये नाम होता है जनन प्रावस्था। और तीसरा नाम जो होता है जनन के अलावा, उसे अपन कहते हैं वृद्धावस्था। इन 3 चीजों को अपन को समझना है कि क्या होता है।
ये है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो 3 प्रावस्थाएं दिखाई देती हैं, पहला किशोर, दूसरा जनन और तीसरा वृद्धावस्था। इसका यह मतलब है कि जो जीव लैंगिक जनन करते हैं वो सबसे पहले एक ऐसी अवस्था में आते हैं जहां वो अभी परिपक्व हो रहे हैं। किशोरावस्था हम उसे ही कहते हैं, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये 3 शब्द हैं यहां पर, याद रखिएगा। तो किशोरावस्था मतलब जैसे मनुष्य को देखते हैं, पैदा होते ही वो जनन नहीं कर सकता, 12-13 साल लड़के लड़कियों में अलग अलग साल लगते हैं, उसके बाद उनमें परिपक्वता आती है और तब जाके 17-18 साल में वो रिप्रोडक्शन करने के योग्य बन पाते हैं। ठीक है, तो उस 17-18 साल या 12-15 साल के पहले की अवस्था जो है किशोर अवस्था कहलाएगी। अब 12 साल से लेके मान के चलते हैं कि जब तक वो जनन कर सकते हैं, जैसे मान लो 45 साल 50 साल इतना जनन का होता है, तो 45-50 साल तक जो जनन कर सकते हैं वो उनकी कहलाएगी जनन प्रावस्था, जब तक वो जनन करते रहेंगे। और जब जब उनकी बॉडी में हार्मोन्स और इन सब की कमी होने लग जाए और जब जो है जनन जो है वहां पर कार्य नहीं कर पाएगा, तब इसलिए याद रखना वहां पर क्या होगा, वृद्धावस्था। वहां पर क्या होगा, वृद्धावस्था। तो कुछ इस तरह से किशोर, जनन और वृद्धावस्था को हमने विभाजित कर रखा है। हम इसी के आगे अभी इसका डिटेल पढ़ेंगे कि ये कैसा काम करता है। तो सबसे पहली अवस्था है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था हम ये परिपक्वन की अवस्था है। किसकी अवस्था है, परिपक्वन की। यहां पर परिपक्व हो रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है, सभी जीव अपने जीवन में विधि में एक निश्चित अवस्था के बाद ही परिपक्वता में पहुंचते हैं। आप लिखेंगे अपने ही शब्दों में, बस आप समझते रहिए, मेरे शब्दों में लिख लीजिएगा, उसे कोई कमी नहीं आएगी। आप याद रखना, अपने जन्म से लेकर परिपक्व, जनन रूप से, जनन के रूप में परिपक्व होने से पहले की प्रावस्था किशोर अवस्था कहलाती है। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। तो जिसके इसके पश्चात लैंगिक जनन करते हैं, यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाती है। किशोर अवस्था ये जहां पर वो अभी लैंगिक जनन करने के लिए परिपक्व हो रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, ये इसी पे बात करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अरे बाबू तिवारी जी, लग गया, थोड़ा सा हो गया। थैंक यू सो मच, आपको इतना ध्यान रखा मेरा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसी चोट लग गई यहाँ पे, है ना, सिस्ट बन गया था, पता नहीं कैसे, है ना। उसके बाद पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। तो ये जो सामान्य जीवों में की अगर अपन बात करें तो हम उसे किशोर अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, किशोर अवस्था। और जब हम पौधों की बात करते हैं तो उसे हम कायिक प्रावस्था कहते हैं। मैंने बताया भी था ना अलैंगिक जनन और कायिक जनन के बारे में। तो यहां पर किशोर अवस्था और कायिक जनन हो गई। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि, यहां पर आप लोग अवधि लिखेंगे, अलग अलग अवधि में होता है। जैसे अगर मैं सामान्यता बताऊं तो कुछ जीव जो होते हैं पैदा होने के 2-3 साल बाद ही जनन कर सकते हैं, तो उनकी 2-3 साल की ही अवस्था थी। कुछ पौधे 40-50 साल में ही एक बार जनन कर पाते हैं, तो उनकी किशोर अवस्था 40-50 साल की हो जाती है। तो हम ऐसा अलग अलग विषयों पे अलग अलग जीव है जिनके ऊपर हम कल विस्तृत वर्णन करेंगे और हम बात करेंगे इसके ऊपर में। ठीक है, तो ये बताइए, यहां पर हम लोग आगे इसके बात करेंगे। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और हम बहुत सॉफ्टली तरीके से धीरे धीरे समझ रहे हैं। कुछ दिनों में मेरी आवाज़, मेरी बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी और तब मैं थोड़ा सा जल्दी भी अगर आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। तो आप चिंता ना करें, धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट लेकर पढ़िए और जो भी चीज़ फिर समझ में नहीं आएगी हम यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, आपकी सारी समस्या आप मुझे कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, आप जैसा भी है आप बता देंगे तो हम वैसा बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैंने बहुत बेसिक टर्म्स को लिया है, अभी बहुत ज़्यादा थ्योरी, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मैं आपको नहीं समझाने के पक्ष में हूँ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद आगे की बात कल करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं 6 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।